हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर क्लास 12th का। ठीक है, ये हम लोगों का मानव विकास से संबंधित चैप्टर है। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो शब्द आएगा, विकास और वृद्धि। विकास क्या है और वृद्धि क्या है जानते हैं आप? ये शब्द आपके लिए नया तो नहीं है। देखिए, विकास शब्द का मतलब होता है गुण में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? गुण में परिवर्तन। तो इसको हम लोग गुणात्मक परिवर्तन के संदर्भ में भी देखते हैं। और वृद्धि शब्द का मतलब होता है मात्रा में परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि विकास शब्द का तात्पर्य होता है गुण में परिवर्तन, और मात्रा शब्द वृद्धि शब्द का मतलब होता है मात्रा में परिवर्तन। ये देखिए, ये मूल्य से संबंधित होता है। मूल्य का मतलब यहाँ पैसा वाला कीमत नहीं, यहाँ नैतिक आचरण से है, मनुष्य की स्थिति के आचरण से है मूल्य का संदर्भ। और ये जो है मात्रा के मूल्य के सापेक्ष नहीं होता, ये मूल्य सापेक्ष होती है। कौन तुम्हारा मूल्य सापेक्ष हो जाता है? विकास। और ये मूल्य सापेक्ष नहीं होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। विकास शब्द का तात्पर्य होता है कि मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता में परिवर्तन, यह मूल्य के सापेक्ष में होती है। जबकि वृद्धि शब्द का तात्पर्य होता है कि मात्रा में परिवर्तन, और यह मूल्य के सापेक्ष में नहीं होती है। ऐसे समझिए, कोई शहर है ए, इस शहर की जनसंख्या एक साल 1 लाख थी, ठीक है, और दूसरे साल इस शहर की जनसंख्या 5 साल बाद 1.5 लाख हो गई। ठीक है, तो 5 साल में जो बदला जनसंख्या का 1 लाख से 1.5 लाख हो गई, तो इसकी वृद्धि हुई। यहाँ बोलेंगे क्या हुआ? वृद्धि हुआ। अगर इस देश यानी इस शहर में लोगों की रहने की सुविधा में वृद्धि हो, अच्छी गुणवत्ता में परिवर्तन हो गया, मतलब कच्चे मकान से पक्के मकान हो गए, सड़क में अच्छी बनावट में आ गई, बिजली की सुविधा आ गई, पानी की सुविधा आ गई, तो हम बोलेंगे विकास है। ठीक है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर सुविधाओं में वृद्धि हो रही है, गुण में वृद्धि हो रही है, तो हम लोग बोलेंगे विकास है। अगर सिर्फ मात्रा में परिवर्तन हो जा रहा है तो वो क्या है? वृद्धि है। समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है मानव विकास का सिद्धांत। चलिए, मानव विकास का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के शुरुआत जो है दो अर्थशास्त्री ने किया। एक है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो कि बांग्लादेशी है, जो नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला है। दूसरा प्रोफेसर है महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के प्रोफेसर हैं। पाकिस्तान के, सोचो पाकिस्तान का है तो वो भी अर्थशास्त्र में, तो भी पाकिस्तान डूब गया। तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने मानव विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो अगर प्रतिपादन के रूप में बोले, शुरुआत तो दोनों ने मिलकर की थी, लेकिन प्रतिपादन किसने किया है? महबूब उल हक ने। किस देश का है ये? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने ही मानव विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसके अनुसार, यानी महबूब उल हक के अनुसार, मानव विकास ऐसे विकास को माना जाता है जो लोगों की विकल्पों में वृद्धि करता है। मतलब मानव विकास का सापेक्ष उन्होंने डायरेक्ट किससे कन्वर्ट कर दिया? जो मानव की विकल्पों में, विकल्प मतलब ऑप्शन में वृद्धि करता है। अगर मानव की विकल्पों में वृद्धि हो रही है तो मानव विकास हो रहा है। विकल्प से क्या तात्पर्य है कि मान लीजिए आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी अच्छी नॉलेज है आपको कि आप कंप्यूटर पे बैठ के भी कमा सकते हैं। आपको इतनी नॉलेज है कि आप पढ़ा के भी कमा सकते हैं। आपको इतनी नॉलेज है कि आप जो है अपना बिजनेस चला के कमा सकते हैं। तो आपके पास विकल्प है, या तो कंप्यूटर वाला जॉब कर लीजिए, टीचिंग कर लीजिए, या आप अपना बिजनेस कर लीजिए। तो ये अलग अलग विकल्प है आपके पास। अगर लोगों के विकल्प में वृद्धि हो जा रही है ना, तो निश्चित रूप से क्या हो रहा है? मानव विकास हो रहा है, क्योंकि वो अपने मन के अनुसार चुनाव कर पाएगा। मान लीजिए जो ना ही शिक्षित है, ना किसी खास कार्य में कुशल है, तो उसके पास एकमात्र चुनाव होती है कि ऐसे ही कार्य करे जिसमें कुशलता की आवश्यकता ना हो। तो मतलब मानव का विकल्प में वृद्धि हुई? नहीं हुई। तो उसको मजदूरी करना पड़ेगा, सड़क में मिट्टी काटना पड़ेगा, पत्थर तोड़ना पड़ेगा, तो उसके पास विकल्प नहीं बचता है। तो बोलेंगे वो मानव विकसित नहीं है, मानव विकास नहीं हुआ। तो मानव विकास का क्या तात्पर्य हो गया? यदि लोगों के विकल्प में वृद्धि होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मानव विकास कहते हैं। और ऐसे विकल्प जो उसके जीवन में सुधार लाता। ठीक है, तो मानव के विकल्प में वृद्धि हो और ऐसे विकल्प में वृद्धि हो जो उसके जीवन में सुधार लाता हो, उसको हम लोग मानव विकास कहते हैं। इसका सिद्धांत महबूब उल हक ने पारित किया। देखो, इसकी उद्देश्य होती है ऐसी दशाओं का उत्पन्न करना। मतलब मानव विकास विकल्प में वृद्धि क्यों करें?
इससे ये होगा कि मानव के अंदर, मानव के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि वो सार्थक जीवन जी सके। अब यहाँ सार्थक जीवन का तात्पर्य लंबा जीवन से नहीं होता है। सार्थक जीवन का तात्पर्य होता है एक उचित जीवन से, जहाँ की मनुष्य में संसाधन तक पहुँच हो, इतनी पैसा हो कि वो अपनी इच्छित वस्तु खरीद सके, स्वास्थ्य तक पहुँचो, अगर तबीयत खराब हो तो डॉक्टर तक पहुँच सके। ये इसके के पास क्या है, विकल्प वाली स्थिति हो जाती है। तो मतलब मूल उद्देश्य इनका होना है सार्थक जीवन का को जीना, मानव विकास का। अब मानव विकास के प्रमुख संघटक कौन कौन है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए। ये टॉपिक है मानव विकास के संगठन, ठीक है। तो मानव विकास के संघटक बोलेंगे या स्तंभ बोलेंगे कि कौन कौन से स्तंभ हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मानव विकास के घटक या इसी को बोलेंगे स्तंभ। तो मानव विकास के घटक या स्तंभ 4 स्तंभ हैं। हम बोल सकते हैं कि मानव विकास के स्तंभों को 4 प्रमुख घटक है या 4 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला है समता। समता का क्या तात्पर्य हो गया, आप जानते हैं कि समता का आशय होता है प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों में समान पहुंच होनी चाहिए। उपलब्ध अवसर, मान लीजिए अगर स्कूल खुला हुआ है किसी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र के प्रत्येक बच्चे को उस स्कूल तक पहुंच है। मतलब क्या कि उसके घर से इतनी क्षमता है कि स्कूल में एडमिशन करवा सके, उसके लिए मतलब पढ़ने की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा सके, उसको ना लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा हो, ना भाषा के आधार पर, ना जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे समता। मतलब क्या है, संसाधनों तक प्रत्येक का पहुंच क्या कहलाएगा, समता कहलाएगा। संसाधनों तक प्रत्येक का पहुंच अगर हो जाए तो क्या कहलाता है, समता कहलाता है। इस पहुंच में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लिंग, भाषा, रंग, जाति, किसी भी आधार पर। तो ये पहला स्तंभ है। हम बताएं कितने स्तंभ होंगे मानव विकास के, 4 स्तंभ होंगे, जिसमें से पहला स्तंभ है समता। दूसरा स्तंभ है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता को निर्वहनता भी बोलते हैं। सतत पोषणीयता या निर्वहन बोलिए, निर्वहन, ठीक है। तो सतत पोषणीयता का मतलब होता है कि उपलब्ध साधनों का ऐसा उपयोग ताकि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी रह सके। भविष्य के पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर अगर हम संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, ताकि क्या हो सके, आने वाले पीढ़ी के लिए भी हम संसाधन को छोड़ कर जाएं, ये हमारा क्या कहलाएगा, सतत पोषणीयता कहलाता है। मतलब क्या समझिए कि पर्यावरण में जो भी चीजें उपलब्ध है उसका हम खुद ही नहीं उपयोग कर लेते हैं, हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ चीजों को छोड़ देते हैं, तो ये स्थिति क्या कहलाएगी, सतत पोषणीयता कहलाएगी। मतलब अपनी जरूरतों को भी पूरा करना है, लेकिन भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना है। देखिए अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो बदले में एक पेड़ लगा दे रहे हैं, 2 पेड़ लगा दे रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, सतत पोषणीयता कहलाएगा। अगला है तीसरा स्तंभ इसका, उत्पादकता। क्या है, उत्पादकता। उत्पादकता का सीधा सा मतलब है मनुष्य के क्षमता में निर्माण, मनुष्य के क्षमता में वृद्धि। मतलब जो मनुष्य मान लीजिए सिर्फ छोटा सा काम कर सकता था, मतलब मान लीजिए वो सिर्फ पत्थर तोड़ सकता था और उससे कुछ नहीं होती थी, लेकिन उन्हें इस तरह ट्रेनिंग दी गई, प्रशिक्षित किया गया कि अब वो उसी पत्थर को मूर्ति में कन्वर्ट कर सकता है, विभिन्न प्रकार के डिजाइन्स बना सकता है, तो उसकी क्षमता में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, मानव श्रम में उत्पादकता मतलब क्षमताओं का निर्माण हो गया। मनुष्य में क्षमताओं का निर्माण या क्षमताओं में वृद्धि क्या कहलाता है, उत्पादकता कहलाता है, जो मानव विकास के एक स्तंभ है। अगला स्तंभ है आपका उत्पादकता के बाद सशक्तिकरण। ध्यान से देखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनते रहेंगे आप लोग अक्सर कि महिला सशक्तिकरण, बाल सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का सीधा तात्पर्य हम समझें, विकल्प चुनने की शक्ति प्राप्त करना। मतलब जैसे अभी बोले कि अगर लोगों के पास ऑप्शन हो, महबूब उल हक क्या कहते हैं, मानव विकास का तात्पर्य है लोगों के पास विकल्प की उपलब्धता हो, इतनी विकल्प हो कि वो किसी भी विकल्प को चुन सके आसानी से, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार। यही है मानव विकास। तो यहां अगर क्या है कि यदि विकल्प को चुनने की शक्ति मिल जाए,
उसी को क्या कहेंगे, सशक्तिकरण। इसको ऐसे समझिए, आप लोगों की भाषा में समझा देते हैं। एक लड़की है सीता, ठीक है, उनको 4 लड़के उसके आसपास हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ABCD। अब इनको उनके मम्मी पापा उनको इतनी स्वतंत्रता दी हुई है कि अपने लिए वर का चयन इन चारों में से कोई भी कर सके, अथवा अगर कोई 5वां है तो उनको भी कर सके। तो इसका मतलब सीता का सशक्तिकरण हो गया किस संदर्भ में, अपने महबूब या अपनी जीवन साथी के चुनाव के संदर्भ में, ठीक है। तो ये देखिए अलग अलग एग्जांपल देना पड़ जाता है आप लोगों को। तो सशक्तिकरण का क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो भी ऑप्शन है उस ऑप्शन को चुनने की शक्ति हो। अब इसके संदर्भ में आइए मजाक से हटके कि मान लीजिए आपके पास आपके देश में आपके राज्य में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की 100 सीट खाली है और आप जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ही नहीं, तो आपके पास शक्ति हुआ, आप सशक्त नहीं हुए उस क्षेत्र में। अब हर कोई हर चीज तो नहीं हो सकता ना, तो मतलब आपके पास उपलब्ध विकल्प जो है उस विकल्प को चुनने की शक्ति अगर आप में है तो क्या कहलाएगा, सशक्तिकरण कहलाता है। तो विकल्प को चुनने की शक्ति प्राप्त करना सशक्तिकरण कहलाती है। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से ही आती है। अगर लोगों की क्षमता और स्वतंत्रता बढ़ रहा है तो उसमें इस प्रकार की शक्तियां आ जाती है। तो सशक्तिकरण समझ में आ गया। विकल्प चुनने की शक्ति प्राप्त करना, विकल्प चुनने की शक्ति प्राप्त करना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, सशक्तिकरण कहलाता है। जो कहां से आएगी, स्वतंत्रता और क्षमता से आएगी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अलग अलग उपागम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास के उपागम। उपागम का क्या तात्पर्य होता है कि मानव विकास की समस्याओं को देखने का तरीका, यानी मानव विकास की जो समस्या है उसको देखने की तरीका। तो समस्या को देखने का जो भी तरीका होगा वो क्या कहलाएगा, उपागम कहलाता है। देखने का तरीका, तो तरीका देखिए, उपागम का क्या तात्पर्य है, सीधा से तरीका। तो मानव विकास को देखने का जो भी तरीका है वो क्या कहलाता है, उपागम कहलाता है। तो आपके बुक में 4 प्रकार के उपागम है, बहुत सारे हैं, इसमें से 4 प्रमुख दिया हुआ है। तो अब जरा देखिए, पहला है आय उपागम। आय उपागम, इससे मानव के विकास उसके आय से जोड़कर देखा जाता है। मतलब अगर व्यक्ति की आय अधिक है तो निश्चित रूप से वो खर्च करने के लिए पैसे उसके पास अधिक है तो वो क्या होंगे, विकसित होंगे। अगर आय कम है तो क्या हो गया, उनके पास व्यय करने की क्षमता भी कम होगा, तो ये आय उपागम आ जाती है। कल्याण उपागम ये सरकार से संबंधित है। किस देश की सरकार जो है मनुष्य की यानी अपनी जनता की शिक्षा में, स्वास्थ्य में और उसकी जीवन शैली में खर्च करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन शैली, रहन सहन में कितना ज्यादा खर्च करता है सरकार द्वारा, किसमें बोले, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद उसके रहने की व्यवस्था, आवास बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज सुविधाओं में सरकार के द्वारा कितना ज्यादा खर्च किया जाता है वो उपागम क्या कहलाता है, कल्याण उपागम कहलाता है। अगला है आधारभूत आवश्यकता। यहाँ पर आधारभूत आवश्यकता उपागम को जो समझिए, इसमें ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, क्या बोल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO द्वारा ये उपागम की चर्चा की गई है। इसमें 6 प्रकार की सुविधा, 6 सुविधा देख लीजिए एक एक करके आप, क्या क्या हो सकती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, 3 चीज तो चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, भोजन मिलनी चाहिए, 3 हो गई, और 3 जल आपूर्ति, मतलब जल, स्वच्छता और आवास। तो इसको ऐसे समझ लो, भोजन, वस्त्र, आवास, 3 चीज तो चाहिए ही, चौथा क्या चाहिए, शिक्षा, भोजन के साथ पानी, 5 हो गया, उसके बाद क्या चाहिए, साफ सफाई, ठीक है। तो ये 6 चीजों के आधार पर किया गया है। क्षमता उपागम ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन से जोड़ा जाता है, इन्होंने ही इस सिद्धांत को दिया है। क्षमता उपागम का मतलब होता है परचेजिंग शक्ति, मतलब किसी के पास खरीदने की क्षमता, ठीक है, किसके पास कितनी क्षमता है खरीदने की, संसाधन तो पहुंचने की जो क्षमता है वो क्या कहलाता है, क्षमता उपागम कहलाता है। अब हम लोग आ गए लास्ट टॉपिक में। लास्ट टॉपिक में है हम लोगों का HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब मानव विकास सूचकांक। मतलब क्या हुआ, मानव विकास सूचकांक।
ये मानव विकास सूचकांक क्या है, इसको समझिए। देखिए मानव विकास सूचकांक है कि मानव के विकास को 3 प्रमुख सूचकांकों पर मापा जाता है। 3 प्रमुख, पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा संसाधनों तक पहुंच। देखिए क्या बोले, संसाधनों तक पहुंच। और तीनों को बराबर वेटेज दी जाती है, मतलब 1/3 इसमें, 1/3 इसमें और इसमें भी 1/3, तीनों को एक बराबर मान दी जाती है। और इनके आधार पर अलग अलग, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच के आधार पर अलग अलग देशों की सूची तैयार की जाती है, जिसमें मार्क्स दिया जाता है 0 से 1 तक। जिसका नंबर 0 के नजदीक है, मान लो 0.23 है, जिसका नंबर 0.9 है, मतलब क्या 1 के नजदीक है तो वो विकसित देश है, अगर 0 के नजदीक है तो वो अविकसित देश आ जाएगा। मान लो कि 0.6 है और दूसरा 0.7 है, तो इसकी अपेक्षा ये ज्यादा विकसित है। तो मानव विकास सूचकांक जो है 3 आधार पर लोगों की विकास क्षमता को मापता है। कौन कौन आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर और संसाधनों के पहुंच के आधार पर। इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं जस्ट जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग शेयर कीजिए, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है ना, शेयर करते हैं ना लाइक करते हैं, थोड़ा सा आप भी प्यार दिखाइए।